एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल सीनो ज्योग्राफी क्लासेस। देखिए हमारे यहाँ 11th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत यानी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी हमारे यहाँ कंटिन्यू चल रही है और उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन यानी भूगोल एक विषय के रूप में। इसके फर्स्ट 7th पार्ट हमने कर लिए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम करेंगे 8th पार्ट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। देखिए ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन यानी भूगोल एक विषय के रूप में। इस चैप्टर में अब तक हमने क्या देखा है कि ज्योग्राफी को क्यों 10th क्लास के बाद एक अलग सब्जेक्ट के रूप में रखा गया है, और ज्योग्राफी में उसके बाद हमने क्या देखा इस चैप्टर में कि कैसे इस ज्योग्राफी में क्वेश्चन उठ कर हमारे सामने आए, जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई एंड व्हेन। नेक्स्ट हमने देखा कि ज्योग्राफी क्या है। ज्योग्राफी एक इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट है, मतलब दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ, दूसरे डिसिप्लिन के साथ ज्योग्राफी कनेक्टेड है। तो ये सब हमने अब तक इस लेसन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट आज हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल की शाखाएं। देखिए भूगोल की शाखाओं के बारे में यहाँ पर बात की गई है। देखिए भूगोल का अध्ययन एक अंतर शिक्षण विषय है। अंतर शिक्षण का मतलब होता है इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इंटरडिसिप्लिनरी मतलब दूसरे सब्जेक्ट के साथ ज्योग्राफी कनेक्ट है और दूसरे सब्जेक्ट ज्योग्राफी के साथ कनेक्ट है, मतलब इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है ये। प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है। देखिए कोई भी सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट में उस सब्जेक्ट की स्टडी करने के लिए कुछ ना कुछ अप्रोचेस की जरूरत होती है। तो ज्योग्राफी की स्टडी करने के लिए भी हमें कुछ अप्रोचेस की जरूरत होती है। तो उन्हीं अप्रोचेस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। उपागम क्या होते हैं? अप्रोचेस। देखिए भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम है। जब हम ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं तो हमारे सामने दो मेन यहाँ पर हमारे सामने अप्रोचेस आती हैं। फर्स्ट अप्रोच हमारी कौन सी है? विषय वस्तुगत यानी क्रमबद्ध, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक अप्रोच। सिस्टमैटिक अप्रोच का मतलब है सारी चीजें क्या है, सिस्टम में काम करती हैं। नेक्स्ट अप्रोच कौन सी है? प्रादेशिक यानी रीजनल अप्रोच। तो ज्योग्राफी की स्टडी करने के लिए हमारे सामने दो अप्रोचेस कौन सी निकलकर सामने आई? फर्स्ट हमारी है विषय वस्तुगत क्रमबद्ध यानी सिस्टमैटिक अप्रोच। सेकंड हमारी है प्रादेशिक यानी रीजनल अप्रोच। देखिए सिस्टमैटिक अप्रोच एंड रीजनल अप्रोच, ये नाम इनके क्यों रखे गए? सिस्टमैटिक का यहाँ पर क्या मतलब है, रीजनल का यहाँ पर क्या मतलब है, ये मैं आपको पूरी डिटेल में आगे विद एग्जांपल समझाऊंगी। सबसे पहले हम थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन देख ले कि ये दिए किसने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सिस्टमैटिक अप्रोच की। देखिए विषय वस्तुगत भूगोल का उपागम वही है जो सामान्य भूगोल का है, मतलब जनरल ज्योग्राफी का है। जनरल ज्योग्राफी का यहाँ पर मतलब सिस्टमैटिक अप्रोच का यहाँ पर मतलब है कि हम एज अ होल चीजों को लेकर चलते हैं, मतलब पूरी पृथ्वी को एज अ होल हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हमें माउंटेन्स की स्टडी करनी है तो हमने जैसे साउथ अमेरिका के माउंटेन देख लिए, नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन देख लिए, एशिया के देख लिए, यूरोप के देख लिए, अफ्रीका के देख लिए, ऑस्ट्रेलिया के देख लिए, मतलब हमने एज अ होल स्टडी की है माउंटेन्स की। तो वो किस में आता है? वो सिस्टमैटिक अप्रोच के अंदर आता है। हम एज अ होल चीजों को लेकर चलते हैं। और सिस्टमैटिक अप्रोच दी किसने थी? ये दिया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, जो एक जर्मन ज्योग्राफर थे और इनका टाइम पीरियड था 1769 टू 1859। देखिए अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये नाम हमने पहले भी सुना है। देखिए साउथ अमेरिका के यहाँ पर जो पेरू है, उस पेरू के साथ जो करंट फ्लो करता है, देखिए हमने पहले पढ़ा है ये फिजिकल ज्योग्राफी में कि यहाँ पर जो करंट फ्लो करता है, जब वो करंट चेंज होता है, जैसे हॉट कोल्ड में चेंज हो जाता है, तो उस करंट को हम क्या बोलते हैं? उस करंट को पेरुवियन करंट यानी पेरुवियन धारा के नाम से बोला जाता है। और उस पेरुवियन धारा को हम्बोल्ट धारा के नाम से भी बोला जाता है। उसका नाम हम्बोल्ट को क्यों पड़ा? वो हम्बोल्ट इसी हम्बोल्ट के नाम पर पड़ा है क्योंकि उस पेरुवियन धारा की स्टडी किसने की है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने की है। और इन्हीं के नाम पर उसकी धारा का, उस करंट का क्या नाम पड़ गया? हम्बोल्ट धारा के नाम से उसको हम जानते हैं। तो सिस्टमैटिक अप्रोच में यही बताया गया कि हम सिस्टमैटिक वे में, मतलब एक जनरल ज्योग्राफी के तरीके से एज अ होल चीजों को लेकर चलते हैं, जैसे मैंने आपको माउंटेन का एग्जाम्पल दिया। नेक्स्ट
रीजनल ज्योग्राफी यानी प्रादेशिक भूगोल का विकास हम्बोल्ट के समकालीन एक दूसरे भूगोलवेता, मतलब देखिए जो प्रादेशिक ज्योग्राफी है उसका विकास, मतलब वो डेवलप्ड किसके द्वारा डेवलप्ड हुई थी, वो क्या ये हम्बोल्ट के समकालीन, हम्बोल्ट के साथ ही आप उसको फ्रेंड समझ लो या उसके साथ काम करने वाला हम्बोल्ट का एक दूसरा साथी, उसके द्वारा रीजनल अप्रोच दी गई थी जिनका नाम था कार्ल रिटर, और उनका टाइम पीरियड था 1779 टू 1859। मतलब इन दोनों ने, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने और कार्ल रिटर ने, इन दोनों ने एक साथ काम किया, लेकिन इन्होंने ज्योग्राफी की स्टडी करने के लिए अलग अलग अप्रोच निकाली। वोन हम्बोल्ट ने निकाली सिस्टमैटिक अप्रोच और कार्ल रिटर ने निकाली रीजनल अप्रोच, लेकिन काम इन दोनों ने एक साथ किया है। एक साथ ज्योग्राफी की स्टडी करते हुए इन दोनों ने अलग अलग अप्रोचेस पर काम किया है। देखिए सबसे पहले हम लेंगे सिस्टमैटिक अप्रोच, क्योंकि सिस्टमैटिक अप्रोच क्या होती है। देखिए इसमें एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि पूरा मतलब वर्ल्ड वाइड हम एक फिनोमिना, जैसे मैंने आपको माउंटेन का एग्जांपल दिया था कि किसी फिनोमिना की वर्ल्ड वाइड स्टडी की जाती है, एज ए होल हम उस फिनोमिना को पढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। मतलब एज अ होल स्टडी करने के बाद हम क्या करते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उसका डिवीजन करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, सब डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, देखिए यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है, अगर किसी को नेचुरल वेजिटेशन की स्टडी करनी है सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ, तो वो क्या करेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि विश्व स्तर पर उसका अध्ययन किया जाएगा। पूरे वर्ल्ड में हम देखेंगे कि किस किस टाइप की नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है। उसके बाद फिर प्रकारात्मक वर्गीकरण करेंगे, जैसे विषुवत रेखीय सदाबहार वन, नरम लकड़ी वाले कोनधारी वन यानी जिसको मानसूनी वन भी कहा जाता है, उनकी पहचान करेंगे और उनका सीमांकन करेंगे। देखिए अगर हम नेचुरल वेजिटेशन की स्टडी करते हैं तो एज अ होल पहले हम सारी नेचुरल वेजिटेशन की स्टडी करेंगे कि कौन से वर्ल्ड के कौन से पार्ट में कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है और कौन से पार्ट में कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है। उसके बाद हम उसको जोन्स में डिवाइड करेंगे। मतलब जोन्स में डिवाइड करने के बाद जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि विषुवत रेखीय सदाबहार वन की मतलब किस एरिया में ये वन पाए जाते हैं। दूसरा नरम लकड़ी वाले कोनधारी वन, कौन से जोन में नरम लकड़ी वाले कोनधारी वन पाए जाते हैं। तो इसमें यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि पूरी एज अ होल नेचुरल वेजिटेशन की स्टडी करने के बाद हम अलग अलग जोन में अलग अलग टाइप की वेजिटेशन को बांटेंगे कि इस जोन में ये वाली वेजिटेशन पाई जाती है, दूसरे जोन में ये वाली वेजिटेशन पाई जाती है। तो ये होती है सिस्टमैटिक अप्रोच। एज अ होल हम चीजों को पढ़ने के बाद उसको अलग अलग जोन्स में अलग अलग टाइप में कन्वर्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट आते हैं रीजनल अप्रोच। रीजनल अप्रोच में क्या होता है, इसमें विश्व को विभिन्न पदानुक्रमित स्तर के प्रदेशों में बांटा जाता है और फिर एक विशेष प्रदेश के सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। देखिए ये सिस्टमैटिक अप्रोच से बिल्कुल अपोजिट है। उसमें हम पूरे वर्ल्ड को पहले इकट्ठा स्टडी करते थे, लेकिन इसमें वर्ल्ड को क्या किया गया है, विश्व को विभिन्न पदानुक्रमित स्तर मतलब हिरार्किकल लेवल्स में डिवाइड किया जाता है वर्ल्ड को। उसके बाद किसी एक प्रदेश के सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। मतलब वर्ल्ड को अलग अलग उसमें डिवाइड करने के बाद किसी एक पार्ट के सभी ज्योग्राफिकल फिनोमिना, सारे ज्योग्राफिकल फिनोमिना मतलब वहां की वेजिटेशन कैसे है, इंसान कैसे हैं, पेड़ पौधे कैसे हैं, जानवर कैसे हैं, मतलब सारी चीजें जितनी भी ज्योग्राफिकल फिनोमिनास होते, क्लाइमेट कैसी है वहां की, टेम्परेचर कैसा है, ये सारी चीजों मतलब किसी एक विशेष प्रदेश के किसी एक पार्ट के सारे ज्योग्राफिकल फिनोमिनास की स्टडी की जाती है रीजनल ज्योग्राफी में। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, रीजनल ज्योग्राफी। पूरे वर्ल्ड को अलग अलग हिरार्किकल लेवल्स में डिवाइड करके किसी एक पार्ट को किसी एक लेवल के सभी ज्योग्राफिकल फिनोमिनास की इकट्ठी स्टडी की जाती है। देखिए सिस्टमैटिक अप्रोच में हम एक थीम को पकड़ते हैं, जैसे हमने माउंटेन को पकड़ा। अगर दूसरा हम देखें जैसे सिस्टमैटिक अप्रोच के अकॉर्डिंग हम देखें तो अगर हम टेम्परेचर यानी क्लाइमेट को अगर हम देखें तो पोलर एरियाज में क्या है, ज्यादा ठंडा है, टेम्परेचर बहुत कम है। अगर हम इक्वेटर पर देखें तो टेम्परेचर
ज्यादा है, अगर हम टेम्परेट पर देखें तो इससे थोड़ा सा कम है। मतलब हम पूरे वर्ल्ड में हम क्लाइमेट यानी टेम्परेचर की हम पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। तो सिस्टमैटिक अप्रोच में हम केवल एक थीम को पकड़ते हैं और उसी थीम की स्टडी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर वर्ल्ड में मतलब उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग जोन्स बनाते हैं, अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं। लेकिन रीजनल ज्योग्राफी में हम पहले उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके फिर किसी एक पार्ट के सारे ज्योग्राफिकल फिनोमिना, पेड़ पौधे पशु पक्षी जो भी कुछ है, क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, सारी चीजों की हम एक पार्ट की स्टडी करते हैं। ये होती है रीजनल अप्रोच। ये प्रदेश प्राकृतिक राजनीतिक हो सकते हैं। प्राकृतिक मतलब जैसे हम टेम्परेट जोन की स्टडी कर रहे हैं तो वो चीज इसमें आती है। राजनीतिक मतलब जैसे हमने यूरोप की स्टडी कर ली पूरी, हमने पूरी इंडिया की स्टडी कर ली तो वो चीज इसमें आती है। तो रीजनल अप्रोच यही होती है कि हम पहले उसको अलग अलग हिरार्किकल लेवल्स में डिवाइड करते हैं, बाद में किसी एक लेवल के सभी ज्योग्राफिकल फिनोमिनास की स्टडी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या पॉइंट आता है? नेक्स्ट आता है द्वैतवाद यानी ड्यूअलिज्म। देखिए ड्यूअलिज्म इसके नाम से ही हमें ड्यूअल मतलब दो, ड्यूअल का मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि दो सोच यहाँ पर दी गई है। मतलब ज्योग्राफी को हम किस तरीके से पढ़ें उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि ज्योग्राफी को किस तरीके से पढ़ें, मतलब इस बारे में यहाँ पर दो ओपिनियन है। कौन से दो ओपिनियन है? एक तो यहाँ पर पहले ये समझा गया कि ज्योग्राफी में हम केवल फिजिकल फिनोमिनास के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम ह्यूमन को इंक्लूड नहीं करेंगे। ह्यूमन को हम किस में इंक्लूड करेंगे उसको हम सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद एक तो सोच ये हो गई, दूसरी क्या हुई? देखिए द्वैतवाद भूगोल की एक मुख्य विशेषता है। इस पहले विद्वान भौतिक भूगोल पर बल देते थे, केवल फिजिकल ज्योग्राफी को ही ज्योग्राफी का पार्ट समझते थे। सेकंड, बाद में स्वीकार किया कि मानव धरातल का समाकलित भाग है, मतलब इंसान भी, ह्यूमन बींग्स भी क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है इस अर्थ का ज्योग्राफी का। पृथ्वी का प्रकृति का अनिवार्य अंग है, उसमें सांस्कृतिक विकास के माध्यम से भी योगदान दिया हुआ है। देखिए हमने पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने एक टर्म पढ़ी थी जिसमें क्या बताया गया था कि ह्यूमन क्या होते हैं, ह्यूमन क्या हो रहे हैं, नेचुरलाइज्ड हो रहे हैं, और नेचर क्या हो रहा है, नेचर ह्यूमनलाइज्ड हो रहा है। मतलब प्रकृति का मानवीकरण हो रहा है और मानव का प्रकृतिकरण हो रहा है। तो इसमें यही बताया गया है कि मानव क्या है, प्रकृति का एक अनिवार्य अंग है, उसने सांस्कृतिक विकास के माध्यम से भी योगदान दिया है। इसलिए मानवीय क्रियाओं का ज्योग्राफी में मतलब हाथ होने के कारण ज्योग्राफी मानव को भी किसमें इंक्लूड किया गया है, ज्योग्राफी में इंक्लूड किया। देखिए हमने पहले एक टर्म और पढ़ी थी कि एक मतलब ज्योग्राफी हमें क्या देती है, जो ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ हमें क्या देती है, हमें एक स्टेज परफॉर्म करती है, एक स्टेज दिखाती है। लेकिन उस स्टेज पर परफॉर्म कौन करता है? उस स्टेज पर परफॉर्म करते हैं ह्यूमन बींग्स। तो ज्योग्राफी में ह्यूमन बींग्स को भी साथ में रखा गया है। तो ड्यूअलिज्म का यहाँ पर यही मतलब है, द्वैतवाद में, भूगोल में द्वैतवाद का यही मतलब है कि एक सोच तो ये रखी गई कि हम केवल फिजिकल ज्योग्राफी का ही ज्योग्राफी में रखें, ह्यूमन को ज्योग्राफी में हम ना रखें। सेकंड क्या सोच रखी गई कि ह्यूमन भी ज्योग्राफी का एक इंटीग्रल पार्ट है, इस अर्थ का एक इंटीग्रल पार्ट है, इसलिए हमें फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ ह्यूमन बींग्स को भी ज्योग्राफी में रखना अनिवार्य है। इसीलिए ही ज्योग्राफी की एक दूसरी ब्रांच क्या बनी, ह्यूमन ज्योग्राफी बनी। तो द्वैतवाद का यहाँ पर ये मतलब है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पढ़ी कि सिस्टमैटिक अप्रोच क्या होती है, जिसमें एक सिस्टमैटिक वे से सारे काम होते हैं। और सेकंड हमने रीजनल अप्रोच पढ़ी कि रीजनल अप्रोच में क्या होता है, पहले अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, फिर किसी एक पार्ट के सारे ज्योग्राफिकल फिनोमिनास की स्टडी होती है। नेक्स्ट ड्यूअलिज्म हमने देखा कि कैसे दो सोच बनाई गई ज्योग्राफी की, कि ज्योग्राफी में क्या रखा जाए, क्या नहीं रखा जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे जो हमारा चैप्टर बचा हुआ है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इतना चैप्टर क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।